हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज क्या अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर पहला। ठीक है, चैप्टर पहले का ये लेक्चर नंबर 2 है। जिन्होंने लेक्चर फर्स्ट देखा होगा उन्हीं को ये लेक्चर 2 क्या होगा समझ में आएगा। ठीक है, इसमें हम आज बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं और जो केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉ हैं 5 लॉ, उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर पे अपन तो देखते हैं अपन शुरू कहाँ से करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर से। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे सिग्निफिकेंट फिगर निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकाला जाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे दिया है क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर निकालना। ठीक है, जैसे दिया 285 के सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, इसके सिग्निफिकेंट कितने होंगे, 3 होंगे। 3 क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे कितने, 3। अब इसके कितने होंगे, 0.28। देखिए पॉइंट के पहले अगर कोई जीरो लगा है तो उससे काउंट नहीं करते कभी भी। ठीक है, अब पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो लगा, जैसे ये लगा था ना 0.03, तो इसे यहाँ जीरो तक काउंट नहीं करेंगे, जो मेन अपना नंबर रहेगा इसे काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के पहले जीरो है, काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद नंबर है ना अपना 28। ठीक है, 28 बस काउंट कर लेंगे। इसका मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है अपने, कितने, 2। इस पे देखिए तीसरे पे 0.03। ठीक है, तो पॉइंट के पहले जीरो है, कोई नंबर नहीं है तो ये तो काउंट होगा ही नहीं, लेकिन पॉइंट के बाद भी जीरो है। ठीक है, तो ये भी काउंट नहीं होगा भाई। पॉइंट के बाद जीरो के बाद जो नंबर है वो काउंट हो सकता है, सिग्निफिकेंट फिगर के अंतर्गत आएगा। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप लोग बताइए कितना होगा। पॉइंट के पहले जीरो थे तो काउंट होगा नहीं, फिर इस बार जीरो, ये भी नहीं होगा काउंट, फिर जीरो, ये भी नहीं होगा, तो लास्ट के 2 नंबर क्या होंगे, काउंट हो जाएंगे। तो इसका कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर, 2 होगा। जैसे मान लीजिए दिया है ये वाला क्वेश्चन 5वां, इस पे देखिए पॉइंट के पहले क्या है, नंबर है 2 है। ठीक है, तो ये भी काउंट होगा और ये सारे भी काउंट होंगे, क्योंकि पॉइंट के पहले क्या लग गया, नंबर लग गया ना कोई सा। पॉइंट के अगर पहले कोई नंबर लग गया उसके बाद जितने भी अंक आएंगे वो सारे क्या होंगे, काउंट होंगे। ठीक है, क्या होंगे, काउंट होंगे। इसका मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसके हैं, 1 2 3 4। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को सॉल्व करते हैं। जैसे कोई एक देता हूँ क्वेश्चन कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। ठीक है, जैसे दिया है 0.203, इसके कितने होंगे, इस पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद नंबर है ना, नंबर के बाद फिर क्या है, 3 है ना नंबर के बाद, तो 3 हो जाएंगे अपना क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं। आपके अगर आपका एग्जाम होता है तो ये मेन एग्जाम पे 1 नंबर का ही क्वेश्चन आता है कि सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करो। ठीक है, तो आप इसे अच्छे तरीके से समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, है ना, कि पॉइंट के पहले अगर कोई भी जीरोज है, कोई जीरोज है तो काउंट नहीं होंगे। अगर पॉइंट के पहले कोई नंबर है या 1 है तो काउंट होगा, और पॉइंट के बाद भी अगर कोई नंबर आता है या जीरो भी आता है तो भी वो काउंट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से समझ लोगे। जैसे देखो एक क्वेश्चन है, मान लीजिए दिया 1.00, जैसे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 1 है कि पॉइंट का फिर क्या है 0 तो ये जीरो काउंट नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ अपना 1.00 का मतलब 1 ही तो हुआ ना, तो 1 का सिग्निफिकेंट क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक, आज ये 21.0, इसका क्या होगा, इसका 2 ही होगा सिग्निफिकेंट फिगर। अगर इस तरह दिया होता 21.03, तब क्या होता सिग्निफिकेंट फिगर, तब अपने 4 हो जाते, ये 2 भी काउंट होते, ये भी काउंट होता, इसके बाद ये भी काउंट होता। अगर नंबरों के बीच में अगर जीरो आता है, नंबर के बीच में अगर जीरो आता है, जैसे देखिए जैसे दिया है 2.04, ये पॉइंट लगा, ठीक है, सामने भी नंबर है उसके पीछे भी नंबर, उसके बीच में जीरो आया तो काउंट हो जाएगा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। क्लियर, निकाल लेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए आपके लिखे ले देता हूँ, उसे आप देख लीजिए और उसे निकालिएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ले लीजिए होमवर्क के लिए। जैसे पहला 2.032, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड,
0.004, तीसरा 3.02, चौथा 5.067, ठीक है, पाँचवा 7.00, छठवां 1.085, ठीक है, सातवां 0.0001। इन सब के आपको क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर निकालना, ठीक है, होमवर्क के लिए आपके, ठीक, किसके लिए, आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है, आप इसको होमवर्क में करिए, इसके सारे क्या निकालिए, सिग्निफिकेंट फिगर निकालिएगा, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नोट कर लो ये सारे, आप बाजू पे नोट कर लीजिए कि होमवर्क के लिए, क्लियर है। चलिए आगे, आगे क्या आता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उस पर चर्चा करेंगे। किस पे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे, हाँ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो पहला लॉ है अपना, कितने लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कितने लॉ हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अपने 5 लॉ हैं, 5 लॉज, ठीक है। मुख्य रूप से तो इसमें बुक में, आपके एनसीईआरटी बुक में 4 दिए होंगे, एक लॉ नहीं होगा, लेकिन मुख्य कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। जो कि पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आप हिंदी में से कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए यह लॉ क्या कहता है, यह लॉ कहता है, इसकी परिभाषा सुन लीजिए आप लोग, यह लॉ की परिभाषा क्या है, ठीक है। द्रव्य ना तो बनाया जा सकता, ठीक है, द्रव्य ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। कोई भी मास है, ठीक है, उसे ना आप बना सकते हो, कोई भी द्रव्य है, ठीक है, उसे ना आप बना सकते हो ना नष्ट कर सकते हो। इसकी इंग्लिश में डिफिनीशन क्या होती है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो कभी बनाया जा सकता है, ना कभी डिस्ट्रॉय, ना कभी ख़त्म किया जा सकता है। कैसे, देखिए हम एक एग्जाम्पल के तहत समझेंगे। एग्जाम्पल, अपना एक एग्जाम्पल है, जैसे देख लीजिए H2+O2, ठीक है, ये दो गैसों को मिलाकर क्या बनता है, जल बनता है अपना H2O, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस करेंगे, बैलेंस हो गए, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसका देखिए, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, लेकिन क्या बना दिए मिलके, लिक्विड बना दिए, पानी, ठीक। अब इस एग्जाम्पल के तहत क्या कहता है, द्रव्य को ना तो कभी क्या किया जाता, ना कभी नष्ट किया जा सकता है, ना कभी बनाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, जितने इस साइड, इसका जितना इधर का द्रव्यमान होगा, ठीक है, जितना इधर का द्रव्यमान होगा, जितना इधर का द्रव्य मास होगा, ठीक है, इधर का उतना मास इधर का होगा। इस लॉ का कहने का मुख्य उद्देश्य यही है, जितना रिएक्टेंट साइड क्या होगा, मासेस हो गए, उतना उत्पाद साइड मतलब कि प्रोडक्ट साइड भी मास होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, तो मास 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1 × 4 तो 4, ठीक, प्लस एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16 × 2, तो अपना आ गए 32, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे क्या है अपना हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितने, 4 हाइड्रोजन, ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 4 प्लस ऑक्सीजन कितनी हुई है, 2 सामने, तो मल्टीप्लाई 2, 16 × 2, मतलब कि 2 ऑक्सीजन है ना, बैलेंस के इसमें, तो 4 + 32, ठीक है, कितना हुआ पता, 4 × 36, ठीक है, कितना 36 आया। इधर कितना आएगा, इनको जोड़ोगे तो है 36। इसका मतलब क्या है, जितना रिएक्टेंट साइड मास था उतना प्रोडक्ट साइड भी अपना क्या है, मास है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसे ना कभी खत्म किया जा सकता ना बनाया जा सकता है, ठीक है। पहला लॉ समझ में आया सबको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, आगे चलिए दूसरे लॉ को नोट कर लीजिए इसे तब तक। दूसरे लॉ जाने से पहले नोट कर लीजिए इसे। अब अपन दूसरे लॉ पे चलते हैं। दूसरा लॉ क्या है? स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शंस, जो अपना सेकेंड लॉ है, उस लॉ की ओर चलते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। चलिए, तो इसकी परिभाषा जिसे सुननी है, लिखनी है तो लिख लीजिए, मैं लिखूंगा नहीं, बोलूंगा बस, है ना। इसकी परिभाषा है, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, जैसे आप एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ कैसे। देखिए एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके, जैसे अपन ले लेते हैं नदियों का पानी, रिवर वाटर, ठीक। यहाँ पे अपन ले लेते हैं किसका? टैप वाटर, टैप का पानी आता है, टैप वाटर, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं रेन वाटर, जो रेन वर्षा होती है, रेन वाटर। है तो क्या तीनों पानी ही ना, ठीक है तो क्या तीनों पानी, लेकिन पानी क्या है? अलग अलग है ना। ये नदी का पानी है, ये टैप वाटर जो टैप अपना नल से आता है, ठीक है, रेन वाटर जो वर्षा से आता है, ठीक। पानी ही है लेकिन क्या है? तीनों अलग अलग हैं, ठीक। तो देखिए इनका पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2 ही होता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H2 ही होगा। तो है तो पानी, ये भी तो पानी ही है, तो इसका क्या होगा? H2 ही होगा। ये भी पानी ही है, तो इसका क्या होगा? H2 ही होगा, ठीक है, होगा। तो अभी किसका रेशियो? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बन रहे हैं दोनों, है ना। चाहे नदी का पानी हो, चाहे रेन वाटर का पानी हो, चाहे कहीं का भी पानी हो, है तो H2O, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 रेशियो ऑक्सीजन कितना होता है? मास 16। इसका भी क्या होगा? 2:16। इसका भी क्या होगा? 2:16, ठीक है। अब इसका क्या आ जाएगा? 2:1:8, वो कर लो, 1:8। मतलब क्या होगा? अनुपात क्या आ रहा है? अनुपात क्या आ रहा है? सेम आ रहा है तीनों का ना, अनुपात सेम आ रहा। मतलब अपना लॉ क्या कहता है? यही कहता है कि किसी यौगिक में तत्वों के, ठीक है, 3 अपने थे, ठीक है, यौगिक क्या है इनके? पानी ही है, ठीक है। 3 अलग अलग यौगिक है अपने, नदी का पानी है, टैप वाटर है, रेन वाटर है, लेकिन इसमें अपना जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो कंपाउंड है, वो जो बन रहा है H2 ही है, ठीक है। तो उनका जो रेशियोज होगा वो हमेशा क्या होगा? सेम होगा, इक्वल अनुपात में होगा, ठीक है, सदैव समान होगा। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया सभी के बारे लॉ? चलिए तीसरे लॉ पे चलते हैं अपन। तीसरा लॉ क्या कहता है? थोड़ा पिछले वाला लॉ आप लिख लीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, तब तक मैं तीसरे लॉ को देखता हूँ आपके, ठीक है। तीसरा लॉ क्या कहता है आपका? गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, है ना। तीसरे लॉ पे चलिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। इस लॉ की परिभाषा क्या कहती है? इस लॉ की परिभाषा सुन लीजिए, मैं पढ़े देता हूँ। जब 2 तत्व आपस में संयोग करते हैं, कितने? 2 तत्व आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, संयोग करते हैं, ठीक है, संयोग करते हैं। संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। जब 2 तत्व, जैसे एग्जाम्पल लेके समझते चलिए, एग्जाम्पल हैं, अपन क्या लिए? 2 तत्व ले लिए, क्या क्या ले लिए? कार्बन ले लिए और ऑक्सीजन ले लिए, ठीक है। ये 2 तत्व आपस में यौगिक करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। तो क्या 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो अपना पहले बना लिया, मान लो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लिया? CO2 बना लिए, ठीक। यहाँ पे लिया कार्बन और ऑक्सीजन, ये भी सेम ही है भाई, ऑक्सीजन बन जाए 6 मत बन,
है ना, पूरा ही गधा हो गया। इसे मैं अच्छे से ऑक्सीजन बना देता हूँ, ठीक। तो अपना क्या है, ऑक्सीजन, क्लियर। अब ये कार्बन ऑक्सीजन मिलके CO भी बना लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब क्या है, दो तत्व हैं, दो से ज़्यादा क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो परिभाषा में ध्यान दीजिए, जब दो, परिभाषा एक बार लिख लीजिए, मैं पूरी बोले देता हूँ। जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं परस्पर एक सरल अनुपात बनाते हैं। फिर से एक बार, जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं परस्पर एक सरल अनुपात बनाते हैं, ठीक है। इसमें कहता है कि एक तत्व का क्या रहेगा, द्रव्यमान अलग अलग रहेगा, ठीक है। एक तत्व का द्रव्यमान क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसमें बात कहता है, ठीक है। और क्या करेंगे, अलग अलग क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बना, CO2, ठीक है। यहाँ पे कार्बन का कितना रहा होगा मास, 12, ठीक। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन है ना, CO2 बनी तो कितना, 1 8 तो 8 दूनी 16, कितना 16 नहीं, 16 नहीं 32, 16 तो 1 का ना, 16 1 का तो 2 का कितना 32 है ना, ऐसे कितना 12। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बना, CO, एक ऑक्सीजन एक कार्बन एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे एक कार्बन कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे एक का कितना 16। तो क्या है, एक अपना एक एलिमेंट का जो मास है वो क्या है, सेम है, क्या है, सेम है ना, सेम। कार्बन का इसमें भी 12 था, इसमें भी 12 था, लेकिन एक का भिन्न भिन्न है, इसका क्या है, अलग अलग है, इसमें 32 इसमें 16, ठीक है, परिभाषा के अनुसार, ठीक। तो कैसे बनाते हैं देखिए, जैसे रेशियोज कैसे बनेगा, तो डिफरेंट मास ऑफ किसके, अलग अलग मास है किसके, ऑक्सीजन के। तो डिफरेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, अलग अलग किसका, द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान बोलते हैं मास को, अलग अलग द्रव्यमान किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो डिफरेंट लिख लीजिए, डिफरेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, डिफरेंट मास ऑफ ऑक्सीजन है कितना है, 32 है, एक कितना 16, ठीक है, विच कंबाइन विथ कार्बन, किसके साथ कंबाइन हो रहे हैं, कार्बन के साथ, कार्बन का क्या सेम है, विच कंबाइन विथ कार्बन, कंबाइन विथ कार्बन, ठीक है, कार्बन है ना, विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन, किसका, फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन, विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 32/16, कितना रेशियो देख लो क्या होगा, 32/16, 32, 2/1, मतलब कि 2:1, सरल अनुपात पे आया ना अपना रेशियो। तो अपना लॉ क्या कहता है, यही कहता है कि जब दो क्या होंगे, जब दो एलिमेंट मिलके दो या दो से अधिक क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एक एलिमेंट का क्या होगा, मास सेम रहेगा, एक एलिमेंट का मास अलग अलग रहेगा, ठीक है। और जो उन मास का रेशियोज आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, एक सरल अनुपात पे आएगा, हैं। यही अपना क्या कहता है, गुणित अनुपात का नियम। क्लियर हुआ, क्लियर है सबको, हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए इसी का, जैसे देखो यहाँ पे अपना एक H2O, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, ठीक है, और H2O2 भी बनाते हैं। H2O2 मतलब हार्ड वाटर, इसे कहते हैं क्या, हार्ड वाटर, हार्ड वाटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे पढ़ोगे आप 11th में, तो पढ़ लोगे 11th में, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 2:16, ये क्या है, 2 हाइड्रोजन है ना,
2 ऑक्सीजन, तो इसमें 32, 16 दूनी 32। इसमें क्या हुआ, एक का मास क्या है, सेम है इसमें, ठीक है, क्या है 2 2 है ना, एक का क्या है अलग अलग, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है 16/32, अलग अलग वाले के लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 सरल अनुपात में रेशियो आ गया 1:2। इस प्रकार क्लियर, समझ में आया क्लियरली, ठीक। मैं एक इसका एग्जाम्पल ले लिया। चलिए अब अगला लॉ देखते हैं। अगला लॉ अपना चौथा लॉ क्या है ना, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस वाला। ये लॉ थोड़ा जटिल है, बड़ा भी है, ठीक है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल तगड़ा लॉ है ये, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। इसकी परिभाषा सुन लीजिए पहले, ठीक है। यदि 2 तत्व A तथा B किसी तीसरे तत्व C के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, 2 तत्व A तथा B, लिख लेता हूँ 2 तत्व जैसे एग्जाम्पल देते हुए, एग्जाम्पल 2 तत्व जैसे कार्बन और सल्फर, 2 तत्व है, ठीक है ना। यदि 2 तत्व A तथा B किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, तीसरा तत्व पढ़ लेते हैं ऑक्सीजन, है ना, इसका क्या है निश्चित द्रव्यमान होना चाहिए, ठीक है, निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो A और B के द्रव्यमान या तो उसी अनुपात में होंगे, मतलब कि ये एलिमेंट क्या अपना A और B है ना, इसके द्रव्यमान क्या है उसी अनुपात में होंगे, है ना, जिसमें वे दोनों संयोग कर रहे हैं, जिसमें वे दोनों क्या कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, वे दोनों संयोग करते हैं, अथवा यह अनुपात उसके संयोग करने वाले द्रव्यमान के अनुपात का सरल गुणक होंगे, ठीक है, संयोग करने वाले द्रव्यमान का सरल गुणक होंगे। तो देखिए यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, CO2 बना लेंगे, और यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, SO2 बना लेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन का 12 मास, यहाँ ऑक्सीजन का 32, 16 दूनी 32। यहाँ पे क्या हुआ, सल्फर का 32 होता है, ओनली सल्फर का 32, और कार्बन का कितना 32। तो यहाँ पे क्या हुआ, मास क्या है, थर्ड एलिमेंट का मास क्या है, सेम है ना, कहता तीसरे एलिमेंट का मास क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ठीक। तीसरे एलिमेंट का द्रव्यमान क्या रहना चाहिए, निश्चित रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो कि जैसे कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, ठीक है, सल्फर का होता है 32, ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक। तो अब देखिए तो क्या सल्फर कौन देखो, कार्बन और सल्फर मिलकर क्या बना लेंगे, CH2 कार्बन सल्फाइड, ये बना लेंगे CH2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हो, जैसे कार्बन एंड सल्फर, कौन कौन, कार्बन एंड सल्फर, है ना, कंबाइन, क्या करेंगे, कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन सेपरेटली विथ फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन एंड सल्फर कंबाइंड सेपरेटली विथ फिक्स्ड मास ऑफ सल्फर, ठीक है, किसके फिक्स मास ऑफ सल्फर से, सॉरी फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या मास फिक्स है ना 32, यहाँ पे भी 32, ठीक है, विथ फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन O2, है ना, इन द रेशियो। तो रेशियो देखिए इसका क्या बन जाएगा, रेशियो है ना, TiO रेशियो क्या हो जाएगा देखो, है ना, तो कार्बन एंड सल्फर का, है ना, तो क्या हो जाएगा, कार्बन का 12, इसका रेशियो सल्फर का 32, ठीक है। कार्बन एंड सल्फर कंबाइन सेपरेटली विथ फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन का 12, सल्फर का 32, क्या हो गया 12 32, इसका मतलब क्या है, इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा 3:8, क्लियर। अब क्या है, CH2 बना, ठीक, तो यहाँ पे इसका देखो कार्बन एंड सल्फर जो कंबाइन हो रहे हैं, तो रेशियो ऑफ मासेस, है ना, इसको देखो क्या बनेगा, इसका लिखता हूँ, इसका रेशियो ऑफ मासेस, है ना, रेशियो ऑफ मासेस
masses in which carbon and sulfur, in which किनका किनका, कार्बन और सल्फर का, कार्बन एंड सल्फर देमसेल्व्स कंबाइन, जो कार्बन सल्फर दोनों कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था सेपरेटली, यहाँ पे क्या था अलग अलग, इनका अलग अलग आ रहा था, ठीक है। 12 32 अलग अलग, जो कि फिक्स्ड वाले किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे क्या है कार्बन सल्फर क्या हो रहे हैं, इकट्ठा कंबाइन हो रहे हैं, तो क्या CH2 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कार्बन एंड सल्फर देमसेल्फ है ना, कंबाइंस, तो इस कार्बन और सल्फर कंबाइन हो गए यहाँ पे, तो क्या बना CH2 था, तो कार्बन का 12, ठीक है, और सल्फर कितना होता है, सल्फर का 32 एक का होता है, 2 सल्फर कितना हो जाएगा 64, 32 दूनी 64, तो 12:64 मतलब क्या आएगा 3:16, ठीक है। अब इनका जो अनुपात बनेगा, देखते रहिएगा, इधर इंपॉर्टेंट है अनुपात कैसे बनेगा, ये दोनों को मिला के, ये दोनों वाले, ठीक है। तो पे कैसे है ना, स्मॉल होल नंबर पे आएगा, किसमें स्मॉल होल नंबर पे आना चाहिए, ठीक। कैसे देखो 3/8 अपॉन 3/16, 3 से 3 कटा ना, क्या है 8 दूनी 16, तो 16 ऊपर गया 8 नीचे आया, तो क्या 16 ऊपर गया 8 नीचे आया, तो क्या है 2/1, तो अनुपात क्या है, सरल अनुपात आया 2:1, क्या है आंसर 2:1। ये क्या था अपना चौथा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल मतलब तुल्यांक समानुपात का नियम, तुल्यांक समानुपात का नियम, ठीक है, या फिर युक्त क्रम अनुपात का नियम। क्लियर, लॉ समझ में आया सबको ये वाला, ठीक। चलो आपका जो 5वां लॉ है वो क्या कहता है, इजी लॉ है वो गै-लुसैक का लॉ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गै-लुसैक का लॉ, ठीक है, ये गै-लुसैक का लॉ है, ठीक। तो ये लॉ क्या कहेगा, गै-लुसैक का लॉ, इसे हिंदी में बोलते हैं गै-लुसैक का गैस आयतन संबंधी नियम, गैस से रिलेटेड, ठीक है, ये सही बात है, गैस से। तो क्या करते, जब गैसेस क्या करते हैं, गैस हैं, ठीक है, गैस आपस में क्या करती हैं, रिएक्शन करती हैं, गैस आपस में क्या करती हैं, क्रिया करती हैं, अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो गैस क्या करती है, अभिक्रिया करती है। तो जैसे मैं मानता हूँ कि जैसे अपनी हाइड्रोजन गैस हुई, ठीक है, H2 गैस प्लस क्लोरीन गैस Cl2 गैस, ठीक है। अब ये दोनों ने क्रिया की, अब क्या बना दी, HCl बना दिए, HCl बैलेंस करेंगे तो 2HCl, ठीक है। अब क्रिया करके क्या बना लिए, HCl बना लिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कितना आयतन रहा इसका, कितना वॉल्यूम रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस सिर्फ एक गैस है तो 1 आयतन रहा है, ठीक है। कितना आयतन, 1 आयतन, आयतन मीन्स वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे कितना क्लोरीन का कितना रहा, यहाँ पे क्लोरीन भी एक सिंगल क्लोरीन Cl2, ठीक है, इसका भी एक आयतन रहा, सिंगल वॉल्यूम रहा, है ना। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, आयतन क्या बन गया 2HCl, है ना, 2HCl, इसका मतलब क्या बन गया 2 आयतन बन गया इसका, 2 आयतन। आयतन में हम उसी को ले लेते हैं जो इसके सामने होगा, फ्रंट में 2 है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, दिख तो नहीं रहा लेकिन रहता ही 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, H2 ही रहेगा, 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो वही आ जाता है, इसलिए यहाँ पे अगर 2 होता है 2 आयतन, यहाँ पे 2 आयतन, यहाँ पे क्या हो जाता है अपना 4 आयतन। तो मतलब कि जिनका अनुपात आएगा, जिनका रेशियोज आएगा, है ना, वो किस में आएगा, एक सरल अनुपात आएगा। तो जैसे देखिए इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2, एक प्रकार के क्या है, सरल अनुपात है अपना, है ना, क्या है, सरल अनुपात, सरल अनुपात आता है, ठीक है, सरल अनुपात। तो क्या हमेशा कभी भी गैसेस क्या करती हैं, रिएक्शन करती हैं, तो सरल अनुपात में क्या करती हैं, रिएक्शन करती हैं, उनका वॉल्यूम क्या रहता है, सरल अनुपात में रहता है,
ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, एग्जाम्पल दूसरा, ठीक है। यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन, तो H2 गैस प्लस, ठीक है। यहाँ पे H2 नहीं हो, गलत मानता हूँ। यहाँ पे ले लिया अपन क्या, नाइट्रोजन गैस, क्या ले लिया, नाइट्रोजन गैस, यहाँ पे ले लिया H2 गैस, है ना। नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाती हैं, NH3 एमोनिया, यहाँ पे बना लिया एमोनिया, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस कर लो, 3 यहाँ पे, तो कितने चाहिए, 3 दे दो इसको, 2 यहाँ पे, 2 नाइट्रोजन 3, ठीक है। ये संतुलित हो गई रिएक्शन अपनी, है ना। अब देखिए इसका आयतन कितना है, इसका सामने वाला बताया था जो लेते हैं, ठीक है। तो इसका 1 वॉल्यूम, इसका 3 वॉल्यूम, इसका मिला कितना हो गया, हैं, इसका कितना हो, 2 वॉल्यूम, 2 आयतन। तो इनका जो अनुपात आएगा, सरल अनुपात क्या आएगा, सरल अनुपात क्या बन जाएगा, 1:3:2, ठीक है। तो किस में आ गया, सरल अनुपात में आ गया, 1:3:2। ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, सरल अनुपात। तो यही कहता है ये लोग, जब गैस आपस में क्या करती हैं, रासायनिक संयोग करती हैं, क्रिया करती हैं, तो एक प्रकार क्या बना, सरल अनुपात बनाती है, ठीक, क्लियर। चलिए अपने यहाँ से क्या होते हैं, 5 लॉ खत्म होते हैं। अब 5 लॉ खत्म होने के बाद अब फिर अपन आगे बढ़ेंगे लेक्चर 3 पे, जानेंगे व्हाट इज द मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या है, एक बहुत बड़ी थ्योरी है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मोल्स कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे एटॉमिक नंबर निकालते हैं, सब चीज़ के बारे में जानेंगे। और इस प्रकार से अपना आगे के चैप्टर क्या होगा, खत्म होगा पहला चैप्टर, ठीक है। 3rd लेक्चर में अपन इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया है। चलिए बाय बाय। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, ठीक है, तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।